अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हामिद बहलोल प्रोग्राम बरमला के साथ। और आज मैं जा रहा हूं साने साहिवाल की उस जगह पे जहां पे ये क़यामत सूरा बर्पा की गई, जहां पे एक दर्दनाक वाक़े के अंदर मासूम बच्चों के सामने उनके वालिदैन को कत्ल कर दिया गया। मैं आपको दिखाऊंगा उन तमाम वाक़यात को बहुत ही तफसील के साथ कि जहाँ पे उन लोगों को मारा गया और उनके बच्चों को जिनके मुंह और कपड़ों के ऊपर अपनी ही माँ और अपने बाप के खून के छींटे थे, उनको जिस पेट्रोल पंप पे छोड़ा गया। और मेरे साथ होगा वो ऐनी शाहिद जिसने ये तमाम वाक़या अपनी आंखों से देखा। आप मेरे साथ रहिएगा, हम लोग जा रहे हैं साहिवाल। हम लोग साहिवाल की तरफ रवां दवा हैं। मैं आपको वो जगह भी दिखाने की कोशिश करूंगा जहाँ पे उन बच्चों को जिनके वालिदैन को कत्ल किया गया, बेयारो मददगार छोड़ दिया गया और वो बच्चे जो थे वो बेबसी और लाचारी की तस्वीर बने रहे। जी नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पत्तों की टूल प्लाजा के ऊपर। सवाल ये उठता है कि सीटीडी की तरफ से दहशतगर्द करार दिए जाने वाले मोहम्मद ज़ीशान और सीटीडी ही की तरफ से बेगुनाह करार दिए जाने वाले उमर खलील की गाड़ी इसी टूल प्लाजा से गुजर के साहिवाल की तरफ गई, जहां पे उनको मुबैना तौर पर एक जाली पुलिस मुकाबले में बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। मेरा बरमला के प्लेटफॉर्म से ये सवाल है कि क्या कानून नाफिज करने वाली एजेंसीज, क्या सीटीडी उनको इस टूल प्लाजा पे नहीं रोक सकती थी? अगर उनके पास इतलात थी कि वो लाहौर से साहिवाल की तरफ मूव कर रहे हैं, तो पत्तों की टूल प्लाजा जहां पे बहुत ज्यादा रश है, जहां पे गाड़ियां स्लो होकर गुजर रही हैं, उन्होंने यहाँ पे टूल पे किया। क्या उनको यहाँ नहीं रोका जा सकता था? क्या उनको यहाँ पे रोक के उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था? हम आगे बढ़ेंगे। पुलिस चौकी है जौड़ियाँ जी। जौड़ियाँ जी। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में आती है? ओकाड़ा में। डिस्ट्रिक्ट ओकाड़ा में जी। और पुलिस स्टेशन कौन सा है? सदर ओकाड़ा जी। सदर नाला। सदर रनाला जी। डिस्ट्रिक्ट ओकाड़ा जी डिस्ट्रिक्ट। तो ये रात को भी यहाँ पे एहलकार होते हैं? जी ड्यूटी होती है 24 आवर। हाँ जी। यहाँ पे गाड़ियों को रोकते हैं आप लोग? अगे नहीं उन रही रोक चेक नहीं करते? चेक करते हैं मशकूक गाड़ी को। मतलब चेक पोस्ट लगाने का क्या फायदा है फिर अगर सर रात को चेक करते हैं मशकूक गाड़ी को। तो आप कैसे डिसाइड करते हैं कि ये गाड़ी हम पता करते वो कार में जो मुंडे खुंडे होते हैं 3-4 आदमी उसको रोक लेते हैं। तो जब तक आप डिसाइड करते होंगे कि मुंडे खुंडे हैं, तब तक तो गाड़ी सर ना उधर वो होते हैं कैमरे लगे हुए। अच्छा। तो उधर मुलाजम खड़ा होता है मेन पे। अच्छा। वो इशारा करता है इधर से हम आगे रोक लेते तो हैं। जो 3-4 दिन पहले साहिवाल वाला वाकया हुआ तो आपको इतलात थी कि ये गाड़ी आ रही है, इसको रोकना है यहाँ पे? नहीं सर, सर नहीं इतला कोई इतला नहीं सर। तो आपके अफसरान ने बाद में भी आपको कोई नहीं बताया कि ये गाड़ी रुकनी थी या ये हमें इतला थी या नहीं थी? नहीं सर, कोई आगाह नहीं किया गया। तो फिर अगर आपने गाड़ियाँ चेक नहीं करनी, यहाँ पे ये बिल्कुल मेन जीटी रोड के ऊपर चेक पोस्ट है और आपने गाड़ियाँ चेक नहीं करनी, तो आप यहाँ पे फिर बैठने का या नाके का क्या फायदा है? साहब जी रात को करते हैं चेक, दिन को कोई भी दिन को मशकूक की गाड़ी वो उसको चेक करते हैं। तो मशकूक डिसाइड कैसे करते हैं कि वो मशकूक है? जिसमें औरतें उसको नहीं चेक करते, जिसको मर्द हो उसको चेक करते हैं। जितने मर्द हों उनको चेक करते हैं। तो मेरे साथ भी सारे ये मुंडे खुंडे हैं, सारे लड़के। हम ये कैमरे तो अभी निकले, आपने हमें क्यों नहीं रोका? सर हम देख रहे थे सरकारी गाड़ी जा रही जनाब। नहीं मतलब बड़ी गाड़ी देख के आप समझते हैं कि कोई अफसर जा रहा है? नहीं। हाँ सर सरकारी गाड़ी को। नाजरीन, मैं इस वक्त जौड़ियाँ पुल के ऊपर मौजूद हूँ। ये थाना रीनाला जो है सदर ज़िला उकाड़ा की चेक पोस्ट है। यहाँ पे पुलिस एहलकार बता रहे हैं कि ये उन गाड़ियों को रोकते हैं जो मशकूक हों। इनको कोई इतला नहीं थी साने साहिवाल के हवाले से जो गाड़ी यहाँ पे मकतूल ज़ीशान और उमर खलील और उसकी फैमिली को लेके गुजरी, इनको कोई इतला नहीं थी। पत्तों की के बाद मैंने आपको पत्तों की टूल प्लाजा के ऊपर भी मैंने आपको बताया है। पत्तों की से थोड़ा ही आगे कुछ किलोमीटर के बाद ये एक पुलिस चेक पोस्ट है प्रॉपर, जिन्होंने रोड को एक तरफ से बंद भी किया हुआ है। इनके पास भी कोई इतला नहीं थी किसी भी एजेंसी की तरफ से ताकि ये उस गाड़ी को रोकते। अगर इनके पास इतलात होती या कानून नाफिज करने वाली एजेंसीज जो हैं वो उनकी आपस में इतनी वर्किंगशिप रिलेशन उनका होता, तो उस गाड़ी को यहाँ पे आराम से रोका जा सकता था और उनको यहाँ पे गिरफ्तार भी किया जा सकता था, लेकिन वो गाड़ी यहाँ आराम से गुजर गई। ये एक और टूल प्लाजा है मेरे ख्याल में, उकाड़ा टूल प्लाजा। ये शायद लाहौर से तीसरा टूल प्लाजा है
यहाँ पे भी गाड़ियाँ रुकती हैं, यहाँ पे भी टूल पे किया जाता है। जिस तरह कि अब हमारी गाड़ी यहाँ पे टूल पे करेगी और हम लोग क्यू में हैं, यहाँ पे भी बिल्कुल गाड़ियाँ स्लो हो जाती हैं। यहाँ पे भी वही सवाल उठता है जो मैंने पतों की आपको बताया कि सीटीडी एहलकारों ने या कानून नाफिज करने वाले इदारों ने ज़ीशान और उमर खलील की गाड़ी को यहाँ पे क्यों नहीं रोका। उस गाड़ी को यहाँ पे रोकने की कोशिश ही नहीं की गई। कहीं पे भी ऐसे हमें शवाहिद नहीं मिले। पूरे रास्ते में हम लोग लाहौर से जाए वकुआ की तरफ जा रहे हैं, ऐनी शाहिद डॉक्टर नदीम अब्बास हमारे साथ हैं कि कहीं पे भी उस गाड़ी को रोका गया हो। पुल जौड़ियाँ चौकी पे मैंने आपको बताया कि पुलिस एहलकार वहाँ पे मौजूद हैं। एक साइड से रोड को बंद भी किया गया है कि वहाँ पे अगर इस गाड़ी की इतला सीटीडी के पास थी, लाहौर से मूवमेंट की इतला सीटीडी के पास थी, तो किसी भी टूल प्लाजे पे, किसी भी पुलिस चौकी पे इस गाड़ी को रुकने का इशारा तक नहीं किया गया। हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर नदीम अब्बास के साथ जाए वकुआ पे, ऐनी शाहिद के साथ आपको तमाम तफसीलात के साथ आगाह करेंगे। हम इस वक्त उस जगह पे हैं जहां पे वो क़यामत बर्पा की गई, जहां पे मासूम बच्चों के सामने उनके माँ बाप को मार दिया गया। ये बिल्कुल राइट वही जगह है। या नीचे अगर कैमरा आपको दिखाए तो यहाँ पे वो उसी गाड़ी के ये शीशे टूटे हुए मौजूद हैं। मेरे साथ इस वक्त ऐनी शाहिद डॉक्टर नदीम अब्बास मौजूद हैं और आइए इनसे बातचीत करते हैं, यही तफसीलात से हमें आगाह करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम। बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और आप यहाँ पे आए और मैं रियली पूरे पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से आपको अप्रिशिएट करूँगा कि आपने बिल्कुल जो है हक का साथ दिया और आप फ्रंट पे आए। अदरवाइज लोग ऐसे वाक़यात में इन्वॉल्व नहीं होते। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मोहम्मद। ये जुल्म जब हो रहा हो तो जुल्म पर खामोश रहना भी जालिम का साथ देना ही है। जब हमारे सामने हुआ तो फिर इसको बोलना तो चाहिए। हमने कोई गलत बात तो नहीं की है। अगर आज इन बच्चों के साथ हुआ तो कल हमारे बच्चों के साथ भी होगा। मीडिया को भी सलूट करते हैं। अगर मीडिया हिम्मत ना करता और वो छोटे बच्चे ना बचते तो ये सारे, जैसे पहले हज़ारों लोग दहशतगर्द डिक्लेयर हुए, ये भी बेचारे दहशतगर्द। आप उस दिन कहाँ जा रहे थे? हम लोग मैं बेसिकली उकाड़ा से हूँ, तो साहिवाल रेगुलर जाता हूँ। उस दिन मैं बहावलपुर जा रहा था। बहावलपुर जा रहे थे और ये पीछे पुल नज़र आ रहा है, पुल में हमारी गाड़ी पहुंची थी। तो यहाँ से तकरीबन 250 फुट 300 फुट का फासला होगा जब हम लोगों ने ये वाक़या देखा था। उन्होंने गाड़ी को पहले रोकने की कोशिश की या आते ही फायरिंग कर दी? ये वाइट कलर की जो गाड़ी थी ना छोटी, इसको इन्होंने जब रोका तो उन्होंने गाड़ी यहाँ आके साइड पर रोक ली है। पहली तरफ वो डाला आ गया पुलिस वाला ना। ओके। तो आए तो गाड़ी जो है वो ज़ीशान और उमर खलील ने खुद रोकी है, उनके इशारा करने से। उनके इशारा, पुलिस के इशारा करने पे गाड़ी रोकी है। अच्छा। देख रहे थे हम लोग, सामने नजर आ रहा है क्योंकि ये मोड़ है ना। उसके बाद हर गाड़ी जहाँ से मुड़ती है तो उसको देखना पड़ता है आगे क्या पोजीशन। डॉक्टर साहब, उसके बाद उतरते ही उन्होंने फायरिंग कर दी या कोई डायलॉग भी हुआ है? उतरते कोई फायरिंग नहीं हुई है। उतरते कुछ लोग सिविल कपड़ों में थे, कुछ लोग वो स्पेशल सी यूनिफॉर्म मास्क पहने हुए थे ना। अच्छा। तो हमसे सारे लोगों के चेहरे ढके हुए थे? हाँ जी। तो कुछ लोगों के नहीं थे, कुछ लोग ज्यादा ढके हुए थे। अच्छा। और पुलिस की गाड़ी भी पीछे से आई है? पुलिस की गाड़ी पीछे से आई। ओके। और हमारे आगे इधर कुछ ट्राले वगैरह रुक गए हैं, पीछे भी रुक गए, गुजरते आ रहा था। एक बिहाड़ी की गाड़ी थी, पीछे और भी गाड़ियाँ थी। तो इन्होंने उतर के ड्राइवर साइड पे नहीं, ये दूसरी साइड पे जिस तरफ बाद में नज़र आ रहा था खलील बैठा हुआ, उस वक्त तो नहीं पता था, उससे इन्होंने डिस्कशन की है। हमारे सामने कोई 1.5-2 मिनट इनकी उनसे कोई बातचीत हुई है। अब क्या बात हुई वो लड़का बता रहा था, बाद में आपने देखा। तो बात करने के बाद फिर बंदा एक पीछे गया, फिर उसने बात की है और फिर उन्होंने फायर खोले और फिर गाड़ी के चारों तरफ से उन्होंने फायर मारे और मुसलसल फायरिंग करते हैं। मेरे ख्याल में कुछ 35-40 से ज़्यादा ही फायर किए होंगे, इससे ज़्यादा ही किए होंगे। डॉक्टर, आवाज़ आ रही थी। 1.5-2 मिनट के डायलॉग के बाद बच्चों को पहले निकाला है या फायरिंग कर दी है? इन्होंने फायरिंग की है, बच्चे अंदर ही थे। कोई बच्चा, हम तो समझ रहे थे कि अंदर कोई डाकू चोर है, सारे लोग यही समझ रहे थे। अगर जब इन्होंने फायर वगैरह कर दिए ना तो बाद में हमने ये सुना कि इन्होंने साथ कोई मोटरसाइकिल था, तो साथ कोई बाइक नहीं था ना, तो अंदर से कोई मजामत हुई है ना अंदर से कोई फायर हुआ। इन्होंने बाद में बच्चे निकाले। ये तो सीटीडी का और गवर्नमेंट का, मौजूदा गवर्नमेंट का ये बयानिया है कि एक जो है वो मोटरसाइकिल था, उस पे लोग सवार थे, वो भाग गए, वो फरार हो गए। वहाँ 300-350 बंदा था, कोई बाइक नहीं था, अंदर से कोई रजिस्टर नहीं हुआ। और दूसरा मुकाबला ऐसे होता है, इन्होंने तो करीब जाके ऐसे फायर मारे हैं जैसे ड्रामों में होता है। फायर करते हैं जब वो मुकाबला होता है तो वो पोजीशन लेते हैं, कोई ऊपर वो अपनी जैकेट्स वगैरह पहनी होती है, कोई सिस्टम होता है। ऐसा नहीं था, बच्चे निकाल के इन्होंने, जब बच्चे निकले तो लोग परेशान हो गए, कई लोग रोने लगे। पुलिस की गाड़ी एक ही थी? एक गाड़ी थी पहले, बाद में दूसरी गाड़ी आई है। दूसरी गाड़ी उन्होंने बच्चे निकाल के फिर दोबारा 8-10 फायर किए बच्चों और को निकाला है। उस वक्त लग रहा था कि अंदर कोई एक जिंदा था, अंदर बंदा। हाँ जी, क्योंकि हम इतने फासले पे थे, हमें हिलजुल नजर आ रही थी। बड़ी ही दर्दनाक बात कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं फायरिंग करने के बाद भी कोई एक बच्चा गाड़ी के अंदर जिंदा था।
जो कि उसके बाद इन्होंने क्या और किया? इन्होंने जो बच्चे निकाले ना, एक बच्चा आगे वाली सीट से निकाला है, तो शायद बाप की गोद में नीचे था, और 2 छोटे बच्चे पीछे वाली से निकाले जो जिंदा थे, और एक बच्ची ने फीडर पकड़ा था, वो वापस पलटी है, उन्होंने फिर उसको पकड़ लिया और वो डाला चला गया, और पीछे से एक और डाला है, उसने वहां को हमें पीछे रोक दिया। तो जो और बड़ी दूसरा बच्ची डाला जो है ना, बड़ी उसने बच्ची मारी निकाल गई है वो कौन सी सीट पे थी? वो पीछे वाली सीट पे थी, पीछे वो वाली शीशे सीट? वाली साइड पे थी। अच्छा, तो उसको इनको हिट करने के बाद ये वापस मुड़े और फिर दोबारा बच्चों को निकाल के फिर फायरिंग की फिर है? फायर किया, फिर फायर फिर किया? 8 से 10 फायर किए होंगे। 8 से 10 फिर फायर फायर की आवाज आ रही है, ठक ठक ठक, बंदा गिरता है। बच्चों को पुलिस डाले में बिठा के फिर किस तरफ गई पुलिस? इन्होंने यहाँ से उठा के, हम लोग तो फिर सारे चले गए, हमने कहा ये ले गए होंगे हॉस्पिटल या उकाड़ा, हमारे कुछ साथी उकाड़ा हॉस्पिटल गए, ज़्यादा से ले गए साहिवाल हॉस्पिटल। लेकिन ये बाद में पता चला कि उन्होंने आगे पेट्रोल पंप है, आगे पेट्रोल पंप पता कर ले उनसे, वो आप उनसे पूछे। हम लोग साहिवाल चले गए थे, गाड़ी इसी साइड निकल गई पुलिस की बच्चों को लेके? आगे चले गए, लेकिन वो आने नहीं दे रहे थे, आगे आने नहीं दे रहे थे। फिर इनका चच्चा आ गया, वो एक गाड़ी इनके पीछे से और आई, उसमें से कुछ लोग उतरे। अच्छा। जब उनको पता चला कि ये हमारे हैं, तो फिर वो आके रोना शुरू खलील कर दिया। जो मकतूल हैं उनकी फैमिली की एक और गाड़ी भी एक आ गाड़ी रही थी। पीछे गाड़ी इनकी आगे थी, उनसे ये रब्ता कर रहे थे, वो बुरे वाला पहुंच गई थी, तो हमारे फ़ोनों से ये रब्ता कर रहे थे। और फिर इधर से जो पीछे से गाड़ी आई है कि उनकी, उसमें उनके चच्चा थे, उन्होंने फिर यहाँ रोना शुरू कर दिया। फिर लोगों ने उनको दिलासे दिए और फिर वो लोग साथ गए। फिर हम लोग सारे चले गए वहाँ पे हॉस्पिटल में। वहाँ बहुत ही साहिवाल की बहुत लोग निकले। डॉक्टर साहब, देखिए ये मेरी सिंपल ये बात इतना गैर है, देखिए मासूम बच्चों के सामने इस बेदर्दी से मारना, हमने अपने बुजुर्गों से यही सुना था कि मासूमों के सामने इमाम हुसैन इब्न अली जन्नत के सरदार नबी के बेटे हैं, उनके साथियों को इस तरह जुल्म से मारा गया। और हम ये सुनते थे, आज हमने अपनी आंखों से देख लिया। देखिए हमें उम्मीद है, हमें इसलिए वोट भी दिए इमरान खान को कि हमें उम्मीद है कि वो इस्लाह लाएंगे पुलिस में। अगर ये नौनवार जैसे एक बंदे को लटकाया होता तो आज ये जुल्म ना होता। हम पुलिस से प्यार करते हैं, फौज से प्यार करते हैं, मुल्क से प्यार करते हैं, लेकिन जो गलत है उसको गलत को सजा मिलनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने जो और वो नवासे बच्चे रसूल कभी- की बात की है, आज ये इन बच्चों के सेम साथ हमारे उसी बच्चों के साथ पैटर्न भी पे जो है बच्चों के सामने उनके माँ बाप को कत्ल कर दिया गया। डायलॉग आप बता रहे हैं कि 1-2 मिनट उन्होंने बातचीत की है। अगर सीटीडी के बयानिया के मुताबिक ज़ीशान दहशतगर्द था तो उसको ये आराम से उतार सकते थे, गिरफ्तार कर सकते थे। कोई नहीं हुई, उसको निकाल सकते थे। 2-2.5 मिनट इनकी जो 1.5 मिनट डिस्कशन हुई उसमें उसको पकड़ सकते थे। बल्कि फायदा होता अगर वो दहशतगर्द था तो उससे और चीजें गिलवाते। डॉक्टर साहब- कलभूषण वगैरह पता नहीं कितने दहशतगर्द पकड़े, इसको ही पकड़ लेते। डॉक्टर साहब, बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। इतने मुल्कों में नाज़रीन, जाता डॉक्टर साहब हूँ, कह रहे हैं कि इतने मुल्कों में कलभूषण जैसे रियासती दहशतगर्द जिनको एजेंसीज ने पकड़ा हुआ है, उनको पकड़ना भी एजेंसीज के लिए कोई काम नहीं था। एजेंसीज ने उनको आराम से पकड़ लिया। ज़ीशान को बातचीत की 2 मिनट के लिए, उसके साथ गाड़ी में आके उसको उतार सकते थे, उसको गिरफ्तार कर सकते थे। ये जो कल्पिटर डैमेजेस का जो एक ऐसा नहीं है। इस्तेलाह इस्तेमाल की गई है, उसके मतलब आप क्या कहेंगे? बार्स वगैरह में होता है, पता नहीं होता कहाँ क्या हो रहा है, आगे से खतरा होता है। जब खतरा होता है तो बंदा पोजीशन लेता है। इन्होंने तो कोई पोजीशन नहीं ली, हमारे बिल्कुल करीब थे, 250-300 बंदा यहाँ देख रहा था। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें टाइम दिया, आप हमारे साथ मौका पे तशरीफ लाए। नाजरीन, मैं आपको बताता चलूँ, डॉक्टर नदीम अब्बास ये वो पाकिस्तानी हैं जिन्होंने हिम्मत की और इस पूरे वाक़े को ये फ्रंट पे आए और इन्होंने लोगों को बताया। आज ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से भी अपील कर रहे हैं, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी अपील कर रहे हैं। मैं एक बात एज मीडिया पर्सन, एज एंकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को मुखातब करते हुए कहूँगा कि मदीना की रियासत में तो ये हुक्म होता था कि फलदार दरख्तों को भी मत काटा जाए। मदीना के वाली का ये हुक्म था कि मासूम बच्चों को ना मारा जाए। यहाँ पे ये सिचुएशन है कि पूरी सिचुएशन अया है, फुटेज मौजूद है, एनी शायद मौजूद है कि 2-3 मिनट बातचीत करने के बाद उनको मारा गया और एक बच्ची जिंदा थी, उसको बाद में मारा गया और मासूम बच्चों के साथ ये जुल्म किया गया, ये क़यामत बर्पा की गई। हमारी अपील तो यही है, मीडिया का यही काम है कि हम आप लोगों को दिखाएं आगे इसके मुतल्लिक जो शवाहिद हैं या प्रॉपर जो इन्वेस्टिगेशन है ज़ीशान के हवाले से कि वो दहशतगर्द था नहीं था, ये सारा कुछ तो सीटीडी ने करना है। लेकिन बादियों नज़र में अगर देखा जाए तो यहाँ पे जुल्म की वो तारीख रकम की गई है, वो जुल्म बर्पा किया गया है। शायद पाकिस्तान बनने से लेकर अभी तक ये वाहिद वाक़या है कि मासूम बच्चों के हाथों में फीडर्स थे और उनके माँ बाप को यहाँ पे मार दिया गया।
आप भी यहीं रहते हैं? मैं जी इधर कैंट में दूध देता हूँ और मैं इधर उस तो वक्त जिस दिन वापस ये आ रहा वाकया हुआ है उस दिन आप यहाँ पे आए थे? था। जी मैं इधर मौजूद था, बिल्कुल आप मौजूद थे जहाँ पे? जी बिल्कुल। नहीं, जिस वक्त गोलियां चला रहे थे पुलिस वाले, आप यहीं पे थे? इधर आपकी उस जगह लोकेशन पे क्या हाँ, थी? पीछे कहाँ पे? खड़े थे, मैं तकरीबन वो पुल के नजदीक खड़ा था तो पीछे। कितनी गाड़ियां थी पुलिस की? 2 गाड़ियाँ थी। दो CTD गाड़ियां की, थी। जी। उन्होंने आते ही फायरिंग कर दी या रोका है उनको? पहले रोका है उनको, फिर उनसे एक जो ड्राइवर साइड पे गए हैं उनसे कोई 1-2 मिनट बातचीत की है, उसके बाद फिर जो है ना पता नहीं क्या हुआ है, फायरिंग शुरू कर दी। अचानक फायरिंग शुरू कर दी? अचानक फायरिंग शुरू कर दी। दोनों गाड़ियों ने इकट्ठी फायरिंग नहीं की? नहीं, एक गाड़ी पीछे खड़ी थी उधर है, पीछे उसने ट्रैफिक को रोका हुआ था, पीछे लोगों को रोका हुआ था? लोगों को सारी ट्रैफिक को रोका हुआ था पीछे। अच्छा जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कमर अब्बास है। कमर अब्बास है। जी। तो जब गाड़ी उन बच्चों को लेकर निकल गई तो आप लोग आए, देखा कि यहाँ पे लोग मर गए हैं, खून लोग है? मर गए थे और पहले जो एक थी ना बच्ची जो पीछे वाली साइड पे थी और एक खातून पीछे बैठी हुई थी, उस बच्ची को, वो बच्ची और खातून बिल्कुल जिंदा थी। पहले गोलियां उनको लग गई थी लेकिन थी वो जिंदा। अच्छा। फिर वो पीछे हुए हैं तो उनको पता चला कि जो पीछे वाली है ना औरतें, ये जिंदा है। फिर वो बाद में आए हैं और फिर उन्होंने दोबारा उनको मारा है। पहले वो बिल्कुल जिंदा थी, सिर्फ वो उनको ना वो थी। नाजरीन, ये बात आपके नोटिस में लाना बहुत ज़रूरी है। जैसे डॉक्टर नदीम साहब ने बताया, उसी तरह ये नौजवान भी बता रहा है कि पिछली सीट पे अरीबा और उसकी मां नबीला थी। पहली फायरिंग, जो पहला अटैक हुआ है, उसके बावजूद वो जख्मी थी लेकिन वो जिंदा थी। दूसरी गाड़ी ने आके दोबारा गाड़ी को रीचेक किया और दोबारा जो जिंदा थे उन सब को मार के तसल्ली करते रहे और बाकायदा फायरिंग करके उन सारों को मारा है कि कोई भी शहादत ना बचे। जी, उन बच्चों ने इनसे पानी भी मांगा है CTD वालों से, इन लोगों ने पानी भी नहीं दिया उनको। फिर उधर से सहीवाल से एक औरत और एक बंदा आ रहे थे, उन लोगों ने उनको मोटरसाइकिल पे बिठाया, वो पंप पे लेके आए हैं और पंप वालों ने उनको पानी दिया बच्चों को। ये इतने जालिम लोग थे यार। इस तरह तो बिल्कुल नवासे रसूल के साथ किया गया था कि उनके पेरेंट्स को, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को और उनके साथियों को मार दिया गया और उनके बच्चे पानी मांगते रहे। इस नौजवान का यह कहना है कि उन छोटे बच्चों ने पुलिस वालों से ही पानी भी मांगा। मैं हैरान और परेशान इसलिए हूं कि ऐसा क्या हो गया था कि मासूम बच्चों की प्यास भी उनको नजर नहीं आई। जिन लोगों को वाक़या करबला का प्रॉपर पता नहीं है, उनको चाहिए कि वो यहाँ पे आएं और इस वाक़े को इन मकामी लोगों, ऐनी शाहिदीन की ज़बानी सुने कि किस तरह बच्चों के सामने उनके माँ बाप को मार दिया जाता है और किस तरह बच्चे पानी मांगते हैं और उनको पानी भी नहीं दिया जाता। ये है हमारे कौम के वो मुहाफ़िज़ जिनकी वजह से हम लोग सुकून से सफ़र करते हैं। ये है हमारे वो मुहाफ़िज़ जो हमें बताया जाता है कि ये हमारे मुल्क के मुहाफ़िज़ हैं, ये हमारी जान और माल के मुहाफ़िज़ हैं। ये है हमारे वो मुहाफ़िज़ जो हमारे टैक्सेस से तनख्वाह लेते हैं। ये है हमारे वो मुहाफ़िज़ जो हमारे पैसों पे नौकरियां करते हैं। ये हमारे वो मुहाफ़िज़ जिनको हम टैक्स देते हैं और ये डिपार्टमेंट्स चलते हैं। ये हमारे वो मुहाफ़िज़, याद रखें, ये वाला वाक़या जो साहिवाल में हुआ, सानिया साहिवाल, उमर खलील की फैमिली के साथ तो हो गया, लेकिन उससे एक गाड़ी आगे या उससे एक गाड़ी पीछे हम भी सफ़र कर रहे हैं। किसी भी वक्त हमारी कौम के ये मुहाफ़िज़, हमारे ये बहादुर नौजवान हमें हिट कर सकते हैं, हमारे बच्चों को, हमारे बच्चों के सामने हमें मार सकते हैं और फिर इनकी इखलाकी और मोरली तरबियत जो है वो इस हद तक पस्त है, इस हद तक नीच है, इस हद तक नीचे जा चुकी है कि इन्होंने मासूम बच्चों को पानी भी नहीं दिया। ये है वो वाकया। अब ताइयों ने इसका क्या करना है, जो उनके साथ क्या सलूक करना है, ये हुकूमत वक्त और अरबाब इख्तियार का काम है। हमारा काम निशानदेही करना है। मैं आपको टूल प्लाजा भी दिखा चुका हूँ, मैं आपको चौकीज भी दिखा चुका हूँ, मैं यहाँ पे मौके पे भी मौजूद हूँ। ये नौजवान दूध का काम करता है और उस दिन ये कैंट में दूध देने गया हुआ था। ये बता रहा है कि बच्ची और बच्ची की माँ जिंदा थी, उसको दोबारा रीचेक करके मारा गया और बच्चों ने, जिनके लिबास और जिनके चेहरे अपने ही माँ बाप के खून से रंगीन थे, जिसके दूध वाले फीडर के ऊपर अपनी माँ का खून लग चुका था, वो पानी भी मांगती रही है। पुलिस एहलकारों ने उसको पानी नहीं दिया। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं उस पेट्रोल पंप पर जहाँ पे खलील की बेटियों हादिया और नादिया और उमैर को बेबसी और लाचारी की कैफियत में खौफ और दहशत की अलामत बनाकर यहाँ पर छोड़ दिया गया था। उनके माँ और बाप और बड़ी बहन को वहाँ पे बेदर्दी के साथ बेगुनाह
कत्ल करने के बाद उन छोटे बच्चों को जिनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हैं उनको यहाँ पे छोड़ दिया गया था। मैं कोशिश करूंगा कि इस पेट्रोल पंप पर जो अहलकार ड्यूटी कर रहे थे उस वक्त, जो पेट्रोल पंप के मुलाजमीन उस वक्त मौजूद थे, उनसे पूछ सकूं कि उन बच्चों की क्या कैफियत। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम क्या है? अमानुल्लाह साहब। अमानुल्लाह साहब, उस दिन आप ड्यूटी पे थे जिस दिन उन बच्चों को यहाँ छोड़ा गया? हम जा रहे थे सर, ड्यूटी ऑफ कर गए। आप ड्यूटी ऑफ, कितना टाइम क्या था उस वक्त? तकरीबन कुछ 10 साढ़े 10 बजे का टाइम। 10:30 बजे का टाइम था, दिन का, सुबह। तो पुलिस वालों ने क्या किया यहाँ पे आके? गाड़ी बच्चे उतार दिए और आपके बच्चे पुलिस वालों ने इधर नहीं उतारे हैं। अच्छा, बच्चे तो उधर पीछे उतारे, उधर से अवाम ने लेकर इधर बैठा दिए। बच्चे उन्होंने रोड पे उतारे? उधर पीछे किधर उतार के आए हैं, वो सामने जगह नहीं। ये नाजरीन, ये चीज़ भी आपको समझने के लिए है कि बच्चों को पुलिस ने पंप पे नहीं छोड़ा। बच्चे पंप के इस जो पंप पे काम करते हैं असलम साहब, इनके मुताबिक बच्चे पुलिस ने सड़क पे उतार दिए थे। चाहे उनको वहाँ पे कोई और ट्राला कुचल के चला जाता या वो बच्चे खुद ट्रैफिक के हादसे का शिकार हो जाते, बच्चे उन्होंने पंप पे भी नहीं छोड़े, पंप मुलाजमीन के हवाले भी नहीं किए। सीटीडी एहलकार इतनी ज्यादा बुखलाहट का शिकार थे कि वो उन मासूम बच्चों को भी हैंडल नहीं कर पा रहे थे, उनको मेन रोड पे छोड़ा है। और यहाँ के जो मकामी लोग हैं, दूध बेचने वाले, यहाँ पे वो नौजवान मौजूद है जो हमें पीछे हमने जिससे बातचीत की है, इन लोगों ने उनको वहाँ से बच्चों को उठाया है और वो पंप पे छोड़ के गए हैं। पुलिस बयानिया ये है और हुकूमती एहलकार ये कह रहे हैं कि बच्चों को पंप पे छोड़ दिया गया था। यहाँ से ये नुक्ता भी इन्वेस्टिगेशन जो JIT कर रही है उनको ये भी देखना चाहिए और समझना चाहिए कि पुलिस को ये 100% श्योर था कि उस गाड़ी में दहशतगर्द है, उस गाड़ी में ज़ीशान जो है वो टेररिस्ट है। उसके को मारने के बाद बच्चों को गाड़ी से निकाला, बच्चों को पुलिस स्टेशन लेके जाते, बच्चों को अपने आला अफसरान के ऑफिस में लेके जाते, बच्चों को अपने पास रखते। जिनके माँ बाप को रोड के ऊपर कत्ल कर दिया गया, उनको मार दिया गया, वो मासूम बच्चे जिनके हाथों में दूध के फीडर्स थे, जिनको ये नहीं था पता कि हम कहाँ जा रहे हैं, जो अपना नाम बताने से भी कासर थे, उन छोटे छोटे बच्चों को पुलिस के जवानों ने और हमारे मुहाफिजों ने, जिनकी शर्ट्स के पीछे नो फेयर लिखा होता है कि उन्हें कोई खौफ नहीं, उन्होंने साबित किया कि उन्हें कोई खौफ नहीं है, वो कहीं भी किसी भी जगह पे किसी बेगुनाह को मार सकते हैं। उन्होंने उस नो फेयर का जो सेंटेंस है उसको इस तरह उसको इम्प्लीमेंट किया कि उन्हें कोई खौफ नहीं है, वो किसी बेगुनाह को कहीं पे भी वो मार सकते हैं। तकलीफ दे बात ये है, पूरी दुनिया में कहाँ पे ये होता है कि आप, ठीक है, आप ये कहते हैं जी कल्पिटर डैमेजेस हो गए, वो सारी इस्तेलाह जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उन मासूम बच्चों को आपने सड़क पे छोड़ दिया, उनको आपने रोड पे छोड़ दिया और आप चले गए। आपके अंदर ऐसा कौन सा खौफ था, आपके अंदर ऐसा कौन सा इबहाम था? आपको तो फिक्स था, आपके पास प्रॉपर जो है वो लीड थी, आपको प्रॉपर बताया गया था, आपके पास पूरी मुखबरी थी कि इस गाड़ी में टेररिस्ट है। आपने अपनी कौमी ड्यूटी जो है, आपकी डिपार्टमेंटल जो आपकी ड्यूटी है वो आपने पूरी की, आपने उस दहशतगर्द को हिट किया। उसके बाद आपके ऊपर क्यों खौफ था? आप क्यों इतने बुखलाहट का शिकार थे कि उन मासूम बच्चों को आपने रोड पे छोड़ दिया और वहां से लोग उन बच्चों को उठा के ले आए और इस पंप पे आके उन्होंने उनको बिठाया? ये सारी चीजें वो हैं जहां पे सवाल उठता है कि इस वाक़े के पीछे कोई और कहानी है। JIT को ये सोचना होगा, उनको आना चाहिए और यहाँ पे आके पंप के मुलाजमीन से भी बात करनी चाहिए। और ये जो मौके के पे मौजूद लोग थे, दूध वाला, वो डॉक्टर साहब या और सराउंडिंग के लोग जो हैं यहाँ पे मौजूद थे, उनसे पूछना चाहिए कि पुलिस की ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि बातचीत करने के बाद ज़ीशान को गिरफ्तार नहीं किया, उसको गाड़ी से निकाला नहीं, उसको पकड़ा नहीं, उनको मार दिया। फिर रीचेक किया जिसमें नबीला और उसकी बेटी अरीबा जख्मी थी, उनको दोबारा श्योर किया कि इनको भी मारना है, उनको भी कत्ल किया ताकि कोई शहादत मौका पे मौजूद ना रहे। उसके बाद उन छोटे छोटे बच्चों को जिन्होंने मारा है, क्या उनके अपने बच्चे नहीं थे? क्या उनके घर में छोटी छोटी बेटियां या बेटा नहीं था? उनको रोड पे छोड़ दिया और रोड पे छोड़ने के बाद लोग उठा के उनको इस पंप पे लेके आए। जी नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साहिवाल के ऑफिस के बाहर। मैं और मेरी टीम ने मुतअद्दिद बार कोशिश की कि DPO साहब से रब्ता हो सके ताकि हम लोग इनकाउंटर साहिवाल के ऊपर उनका मौक़िफ़ ले सकें, लेकिन चूंकि मामला JIT में है, इस वजह से कोई भी पुलिस का अफसर अपना मौक़िफ़ देने से गुरेज़ा है। लेकिन अदर साइड जो चीज़ लाहौर से लेके यहाँ तक मुझे नज़र आ रही है वो यही है कि एक जुल्म की दास्तान है जो पुलिस और दूसरे कानून नफज करने वाले इदारों ने सानिया साहिवाल की सूरत में रकम कर दी है। मैंने और मेरे प्रोड्यूसर ने कई बार DPO साहब को कॉल की, उनके स्टाफ से बात करने की कोशिश की, लेकिन हमें मुलाकात के लिए टाइम नहीं दिया गया। वो इसलिए कि वो अपना मौक़िफ़ इनकाउंटर साहिवाल के ऊपर नहीं दे रहे हैं।
ताकि मामलात JIT के पास हैं और अभी तक की इतलात के मुताबिक JIT को हाई कोर्ट ने सोमोटो लेते हुए अपने पास तलब कर लिया है, इसलिए मामला अब कोर्ट में है और JIT के पास है। पुलिस का कोई भी आला ऑफिसर जो है वो अपना मौकफ देने से गुरेजा है। नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के इलाका तारकाबाद में, जहाँ पे उमर खलील का आप घर देख रहे हैं। मकतूल उमर खलील, नबीला उनकी वाइफ और अरीबा उनकी बेटी, जिनको सानिया साहिवाल इनकाउंटर में बेगुनाह मार दिया गया। मैं उस घर के बाहर मौजूद हूँ और अंदर उनके वालिद साहब मौजूद हैं। आइए उनसे अहवाल लेते हैं कि इस अलमनाक हादसे के बाद उस फैमिली की इस वक्त क्या सिचुएशन है। मैं बिल्कुल उसी जगह पे जहाँ पे ये हादसा हुआ है, आज वहीं से होके पूरे रास्ते से होता हुआ और वहाँ गया हूँ, फिर वहाँ से अब यहाँ पे पहुँचा हूँ और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही मैं आपके साथ दुख का इजहार करूँ, मैं आपके साथ आपके बेटे का अफसोस करूँ, मैं आपके साथ आपकी बहू का अफसोस करूँ, मैं आपकी पोती का अफसोस करूँ, या जो छोटे बच्चे जो खुशकिस्मती से बच गए हैं उनके बाबत आपसे पूछूँ। मेरे पास कोई सवाल नहीं है, आप ही मुझे बताएंगे कि इस वक्त आपकी क्या सूरत हाल है। सूरत हाल मेरी कादी है, मेरा तो घर उजड़ गया। मेरा कादा जो मेरे नाल जुल्म होया सारी दुनिया वेख ले। अगों हुण तुसीं वेख लो 9-10 दिन हो गए, की इंसाफ मैनू मिल रहा। मेरा घर तबाह करके भी इंसाफ नहीं। मैं तो ये चाहना वा भी जेडे अगले आने वाला वक्त है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਰੋਂਦਾ ਫਿਰੇ ਕੱਲ। बिल्कुल तुसी ये जिहड़ी गल कर रहे हो, बिल्कुल अज पूरे रास्ते असी लोगों नाल जिहड़ी गलबात कीती है, हर बंदे दा यही मौकफ सी कि किसी भी वक्त किसी नाल भी कुछ हो सकता है। उमर दी गड्डी तो पहले या उमर खलील दी गड्डी तो पिछली गड्डी च असी भी सफ़र कर रहे हैं। किसी वक्त भी कोई भी हादसा इस मुल्क हो सकता है। हुण की सिचुएशन है, हुकूमत तुहानू कोई यकीन दहानी कराई है कि कोई इंसाफ या कोई तुहाडे नाल तावन कर रहे हैं, या तुहाडी दाद फरियाद कित्थे पहुंची है? कुछ भी नहीं, किते भी नहीं, वेले बैठे कोई तुहानू दसन वाला नहीं, कोई पुछण वाला नहीं। जो गवर्नर साहब मैं सुनिया तुहाडे कोल फातिहा वास्ते साहब आए, सानू यकीन नहीं दी, अमल कोई भी नहीं। अच्छा, सानू तो ज़ाहिर अमल तो ही होना है ना, यकीन दहानी नाल तो कुछ भी नहीं होना। जड़ा आएगा यकीन दहानी कराई चलागे। तुहाडे किन्ने बेटे ने? मेरे 5 बेटे ने। और ये उमर खलील दा किन्नवा नंबर है? वड्डा सी सारे तो? नहीं, बड़े तो छोटा। वड्डे तो छोटा, वड्डे तो छोटा। हाँ जी। और ए कोई दसोगे बचपन किस तरह सी, किन्ना पढ़िया, की कारोबार की करदा सी? बचपन तो तां होया तो पढ़न लग पिया। जिसले पढ़िया थोड़ा जिहा चेरे इन्हें माल नूं पट्ठे पाए तो इत्थे आ गया। इत्थे आण के पहलों भी इन्हें दुकान का ही काम शुरू किया, अपने मामे नाल शुरू किया, उस तो बाद इन्हें अपनी बना ली। कोई साल 1.5 साल इसे महल्ले च बनाई हुई सी दुकान अपनी? ए पिछा जिथे आ नहीं पिछली गली अयूब रोड। अयूब रोड ते जिशान ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ? ਹਾਂਜੀ। ਜ਼ਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਜ਼ਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਲੈ ਗਏ? ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਲੈ ਚੱਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਦੋਸਤ ਸੀ ਜ਼ਿਸ਼ਾਨ ਉਸਦਾ? ਦੋਸਤੀ ਇੰਨੀ ਕੀ ਆ ਬਸ, ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਦੋਸਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੌਦਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਵਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ? ਬਸ ਗੱਡੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ? ਇੱਕੋ ਘਰ 'ਚ।
इको घर च रहिंदे वैसे बुढ़े माँ बाप वास्ते जवान बेटे की मौत जिहड़ी है वो बर्दाश्त करन तो बाहर होंदी है। तुसी बैठे हो, अल्लाह ताला थानू सबर देवे और खुदा थानू इंसाफ देवे, साडी उम्मीद ਵੇਖੋ ਜੀ ਬੇਟਿਆਂ ਬੇਟਿਆਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। जी अस्सलाम वालेकुम। आप भाई हैं मकतूल के, मोहम्मद खलील के, तो आपका क्या नाम है? मोहम्मद इमरान। आप सबसे छोटे हैं, तो इंतहाई अफसोस और दुख के साथ कि खुदा आपको सब्र अता करे और खुदा आपको इंसाफ दे। जिस तरह आपके वालिद साहब फरमा रहे थे कि इंसाफ की कोई उम्मीद आपको नज़र नहीं आ रही, हालांकि गवर्नमेंट जो है वो डिक्लेयर कर चुकी है कि मोहम्मद खलील की फैमिली और मोहम्मद खलील बेगुनाह उनको मारा गया है और वो बिल्कुल बेकसूर और बेगुनाह थे। और अगर कोई सूरत हाल नहीं बनती, आपको इंसाफ नहीं मिलता, तो आपने क्या सोचा हुआ है? कोई एहतजाज करेंगे या कुछ क्या सूरत हाल क्या होगी? अभी तक देखे, कल उन्होंने कहा था कि आपका कोई बंदा उधर आए सदर के पास इस्लामाबाद में, सदर से मुलाकात करनी है, फाइनेंस के चेयरमैन से मुलाकात है। इस्लामाबाद से फ़ोन आया था जी जी। वो सुबह के गए हुए हैं मेरे भाई को और निशान की फैमिली को लेके हुए। अच्छा, तो उधर सुबह 6 बजे से गए हैं और सड़कों पे जलीलो ख्वार होके इस्लामाबाद में जी, तो अभी वो वापस आ रहे हैं। सदर साहब नहीं मिले उनको? सदर साहब कुछ भी नहीं उनको मिला, सिर्फ जो जलील ख्वार किया ना ओहो वो ही हुआ है और किसी से मुलाकात नहीं कराई। वो सुबह 6 बजे के गए हुए हैं, ओहो वो गाड़ी पे जलील ही हो कि वो अब वापस। ये जो तब्दीली सरकार है, जो नया पाकिस्तान की बात है, जो तब्दीली की बात है, वो उस तब्दीली सरकार के सदर ने मकतूब इस्लामाबाद बुलाया, ज़ीशान की फैमिली को बुलाया। आज पूरा दिन वो सड़कों पे जलीलो ख्वार होने के बाद अब वापस आ रहे हैं। सदर साहब ने ना उनको मुलाकात की है, ना उनको मुलाकात का टाइम दिया है। हालांकि सदर का काम था हमारे घर खुद आते, फिर भी उन्होंने कहा कि हम फिर वहाँ पे चले गए कि चलो मुलाकात कर लें। वहाँ पे भी नहीं मुलाकात हो सकी, तो फिर हमें क्या इनसे इंसाफ मिल सकता है? कोई कर सकता है इन पे यकीन कि कोई इंसाफ देगा हमें? इनसे कोई तवक्को नहीं है। तो आप इमरान खान साहब को कुछ कहना चाहेंगे? हमारे कैमरे ऑन हैं, आप हो सकता है कि हमारी आवाज़ उन तक पहुंच सके। कोई अपील करना चाहेंगे उनसे? वो इस वक्त वो कहते हैं कि मैं नया पाकिस्तान मैंने बनाया है। इमरान साहब से पहली तो अपील ये है कि खुदारा ये पुराना पाकिस्तान को ठीक कर लो, नया ना बनाओ। दूसरी बात कि आपने अपनी जमात के साथ लिखाया है तरीक़े इंसाफ, ये इंसाफ का जो लफ्ज़ है ना, इसको रिमूव कर दें, क्योंकि इंसाफ आपके हक में नहीं है कि आप इंसाफ किसी के को दे ही नहीं सकते, तो इंसाफ क्यों लगाया हुआ है तरीक़े इंसाफ? तो प्लीज़ मेहरबानी करके इन गरीबों पे थोड़ा सा रहम करें और हमें इंसाफ दें। वो 16 के 16 मुजरमान को सामने लाएं और फौरी से जितनी से जल्दी भी हो सकता है उनको फांसी कानून के मुताबिक। आप नाजरीन, आप देख रहे हैं कि हमने मोहम्मद खलील के वालिद साहब से भी बात की और वो भी यही कह रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए ताकि मुझ जैसा कोई और बूढ़ा बाप सड़कों पर रोता हुआ ना मुझे नज़र आए। और दूसरी तरफ उनके भाई जो हैं छोटे, उनसे हमने बात की और वह ये है कि सदर पाकिस्तान की तरफ से उनको प्रेसिडेंट ऑफिस से कॉल आई थी कि आप जो है वो ज़ीशान जो मकतूल दूसरा था, साथ कार ड्राइव भी कर रहा था और गाड़ी का मालिक भी था, उसकी फैमिली के साथ आप इस्लामाबाद आएँ, हम आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस बंदे के साथ, जिसकी फैमिली के साथ इतना बड़ा जुल्म किया जाए, सदर पाकिस्तान को चाहिए था। उनकी तस्वीर तो सोशल मीडिया पे बिल्कुल वो क्यू में खड़े होते हैं जब जहाज़ में वो जा रहे होते हैं, कभी वो किसी फुटपाथ पे बैठे हुए होते हैं और वो नया पाकिस्तान और तब्दीली के जो नारे हैं वो लगते हुए नज़र आते हैं। उनको खुद यहाँ पे आना चाहिए था, चाहे जाए कि उन्होंने मकतूलीन के जो फैमिली है उनको वहाँ पे इस्लामाबाद तलब कर लिया। लेकिन जुल्म ये है कि ये सारी फैमिलियाँ, दोनों फैमिलियाँ, ज़ीशान की फैमिली और मोहम्मद खलील की फैमिली, इस्लामाबाद में आज पूरा दिन धक्के खाने के बाद सड़कों पे घूम घूम के वापस आ रहे हैं। उनको सदर पाकिस्तान ने मिलना तक गवारा नहीं किया और ख़ुद ही उनको फ़ोन करके बुलाया भी था। इस मजलूम फैमिली की इस्तदा ये है कि कम अज़ कम हमारे साथ इंसाफ किया जाए और वो 16 लोग जो FIR में हैं उनको फांसी की सज़ा दी जाए एज़ पॉसिबल, ताकि इंसाफ होता हुआ भी नज़र आए। क्या नाम है बेटा आपका? मैर। मैर, किस क्लास में पढ़ते हो? 4। 4 में? कौन सा स्कूल? फ्रॉक। अच्छा,
तो ये जो आपके साथ बैठी आपकी बहन है, बेटा क्या नाम है आपका? मुनीबा। आप किस क्लास में पढ़ती हैं? KG2 में। कौन से स्कूल में? अच्छा, और आपकी दूसरी बहन? आपका क्या नाम है बेटा? किरण। आप किस क्लास में पढ़ती हो? कौन से स्कूल में? बुराक में। तो आप अपनी अम्मी और अब्बू के साथ शादी पे जा रहे थे? तो आपको वैसे जब आप स्कूल जाते हो, जब जाते थे तो कौन तैयार करता था? हम खुद होते थे और छोटी बहन मामा करती थी। और स्कूल छोड़ के कौन आता था? आपके पापा छोड़ के आते थे? बड़े पापा, कभी कभी पापा भी छोड़ आते। बड़े पापा किनको कहते हो आप? अपने ताया को। तो अबू प्यार करते थे या मम्मा ज्यादा प्यार करती थी? दोनों प्यार करते थे। यार आपने तो जो है वो टेररिस्टों को मारा था वहां पे। आपने छोटे बच्चों को सड़क के किनारे छोड़ दिया। आपको ये भी नहीं पता चला कि ये बच्चे किसी ट्रैफिक हादसे का शिकार हो जाएंगे। आपने अगर टेररिस्ट को मारा था तो आपको तो खुशी के शादियाने बजाने चाहिए थे। आपको तो अफसरान को कॉल करना चाहिए था, वो वहां पे मौके पे आते, आपको तो मेडल्स मिलते, आपको तो तारीफी असनाद मिलती। आप अगर कांस्टेबल्स थे तो आपको तो ASI कर दिया जाता। आपने तो एक बहुत बड़े दाइश के ग्रुप को मारा था। मुझे समझ नहीं आ रही, एक सिंपल सा सवाल है, JIT से भी मेरा एक सिंपल सा सवाल है कि वो इतनी बुखलाहट का शिकार क्यों थे? मैं आज मौके पे भी गया हूँ। इन बच्चों को, जो बच्चे बता रहे हैं कि एक बड़े से अंकल आए, उन्होंने हमें कहा कि अगर आपको अपने घर का रास्ता पता है तो मैं आपको आपके घर छोड़ दूँ। सबके छोटे छोटे बच्चे हैं। मुझे ये बताएं, जो बच्चे लाहौर में रहते हैं और कादराबाद जाके वहाँ पे उकाड़ा से आगे सड़क के किनारे खड़े हुए हैं, वो उनके माँ बाप मर चुके हैं, आप उनको अपने आला अफसरान के ऑफिस में लेके जाते, आप उनको अपने पुलिस स्टेशन में लेके जाते, आप किसी जिम्मेदार के हवाले उनको करते। ये छोटे छोटे बच्चे आपने वहाँ से उठाए क्यों? आपने उठा के अगर उनको जंगल में ही छोड़ना था तो आपको साथ ले जाने की क्या ज़रूरत थी? बेटा मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है। मुझे आज मैं वहाँ गया हुआ था जहाँ पे आपकी गाड़ी को पुलिस ने मारा था, तो वो कह रहे थे कि जब उन्होंने आपको वहाँ से निकाला तो आपको प्यास लगी हुई थी, आपने पानी मांगा था पुलिस से, तो पुलिस वालों ने क्या कहा? हमने नहीं देना, चुप करके बैठे रहो। फिर आगे जाके आपको छोड़ दिया। हाँ, फिर छोड़ के जब बहुत पहले के गए हैं ना, जब हम फिर हमने निकाल के अंदर लेने गए, फिर उन लोगों ने हमें थोड़ा सा पानी पिलाया, थोड़ा सा। तो कहाँ पे? पंप पे जाके? नहीं, जब वो हमें हॉस्पिटल ले गए थे। जब हॉस्पिटल ले गए? हाँ, फिर ये वापस आ गए, फिर वो वहाँ से एक पहले नहीं दिया? हाँ, पहले पानी नहीं दिया। फिर वहाँ से एक आदमी था, उन लोगों ने जूस और बिस्कुट ला पंप पे लेके दिए। वो पुलिस वाला था? नहीं, पुलिस वाला नहीं। वो हॉस्पिटल में कोई आदमी था। हॉस्पिटल में उसने आपको जूस लेके दिया? हाँ, वो प्योर आदमी था। टोटली स्पीचलेस हूँ इस वक्त। एक वाकया 1400 साल से सुनते हुए आ रहे हैं कि मैदान करबला में नवासा रसूल को जब मारा गया तो नवासा रसूल के छोटे छोटे बच्चों ने यजीद से कहा कि हमें पानी चाहिए, तो यजीद ने नवासा रसूल आले रसूल को पानी देने से इनकार कर दिया था। उस वाक़े की याद में आज भी मुसलमान 10 रोज़ा सोग मनाते हैं। यार, छोटे छोटे बच्चों के पेरेंट्स को मारने के बाद वो आपको कह रहे हैं अंकल मैं थोड़ा सा पानी दे दें, और आप उनको कह रहे हैं कि चुप करके बैठो, हमारे पास पानी नहीं है। और हॉस्पिटल जाने के बाद एक और कोई सिविलियन आदमी आया, उसने बच्चों को जूस और बिस्किट्स लेके दिए। मुझे नहीं पता JIT के पास क्या शवाहिद हैं, मुझे ये भी नहीं पता कि इस वक्त जो इन्वेस्टिगेशन है वो किधर जा रही है, मुझे ये भी नहीं पता कि गवर्नमेंट जो है वो क्या फ़ैसला करेगी। मुझे सिर्फ बहसीयत पाकिस्तानी, बहसीयत जर्नलिस्ट, बहसीयत मुसलमान ये पता है कि 1400 साल पहले यजीद वाले वाक़े को, जिसके ऊपर हम आज भी रोते हैं, उस वाक़े को बिल्कुल प्रैक्टिकल शेप में दोबारा रिपीट किया गया। यहाँ पे साहिवाल में उन बच्चों के पेरेंट्स को मार दिया गया और उनको पानी देने से भी इनकार कर दिया गया। मेरे उन तमाम CTD एहलकार जिन्होंने ये ऑपरेशन किया, उनको मैं ये ज़रूर कहूँगा
कि आप कभी जब अपने घर लौटें या आपको फांसी हो, ये तो वक्त बताएगा या गवर्नमेंट बताएगी या इदारे बताएंगे। कभी जब आप बैठे हों तो अकेले में ये सोचना ज़रूर कि जिन बच्चों के माँ बाप को मार दिया जाए और उनको प्यास लगी हुई हो और वो पानी मांगे और उनको कहा जाए कि खामोश होकर बैठ जाओ, उस वक्त इंसान के दिल पे क्या बीतती है। जी नाजरीन, हम इस वक्त मौजूद हैं सीनियर कानूनदान सरदार लतीफ़ खान खोसा के साथ। आइए उनसे उनके कानूनी राय लेते हैं सानिया साहिवाल के हवाले से। सरदार साहब अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सरदार साहब, आपने हमें टाइम दिया। सानिया साहिवाल के ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही बड़ा अलमिया है और जिस तरह से सारी कौम, खुसूसन माएँ हैं, बहनें हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, कोई भी हो, देखें ये एक हिजानी सी कैफियत तारी होती है। जब आप इस तरह देखते हैं तो आपको यानी कलेजा मुंह को आता है कि जिस तरह से ये ऑपरेशन किया गया है, और ये इतना शर्मनाक है कि मैं समझता हूँ कि इस पे यकीनन हुकूमत को या जो भी अकाबरीन है इसके, उनको ज़िम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। और आपको पता है कि न सिर्फ ये कि मेन हाईवे पर उस गाड़ी को एम्बुश किया गया सीटीडी वालों ने, बल्कि गोलियां मारी और फिर वो बच्चे, वो बेचारा जो था खलील, वो चिल्लाता रहा जो पैसे तुम्हें चाहिए भाई पैसे ले लो, हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसको भी मार दिया। फिर उसकी बीवी को मारा, 12 गोलियां मारी हैं। फिर उस बच्ची 13 साल की बच्ची को जिस तरह से मारा गया, और फिर वो जो 3 नन्हे मुन्ने बच्चे थे उनको भी गोलियां, एक को गोली पार लगी है, एक को शीशा लगा है और दूसरी को भी लगा है। और फिर जाके उनको पेट्रोल पंप पे उनको ऐसे बेजारो मददगार छोड़ दिया, मददगार छोड़ दिया। तो मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा बदनुमा हो नहीं सकता है। और अजीब शर्मनाक बात है कि वजीर कानून पंजाब का जो है वो पहले दिन जस्टिफाई कर रहा है, वो कहता है जी इंफॉर्मेशन भी सही थी, ऑपरेशन भी सही हुआ है और ये दहशतगर्दों को मारा है। और सीटीडी बाय द वे ये सीधा जो है इंटीरियर मिनिस्ट्री के तहत आता है, ये मरकजी कौम हुकूमत के ताबे होती है। और हमारा इंटीरियर मिनिस्टर इस वक्त जो है वो वजीर दाखिला माशाल्लाह वजीर आज़म खुद हैं, वजीर आज़म खुद हैं। वजीर आज़म को जिम्मेवारी इसकी लेना पड़ेगी। अगर वो मॉडल टाउन का कहते थे जी, और वो हम भी कहते थे जी कि जी ये जो है नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ये सारे बराह रास्त राना सनाउल्लाह ये जिम्मेवार है इस चीज़ के। अरे भाई पुलिस की क्या, प्राइम मिनिस्टर साहब खुद भी कहते रहे कि ये पीएम भी जिम्मेदार है, राना सनाउल्लाह भी जिम्मेदार है। और न सिर्फ मुस्तफ़ी होने का तकाजा करते रहे, बल्कि उनको कहते रहे कि इनको जो है बाबा सलासल होना चाहिए और इनको कैफर किरदार तक पहुंचना चाहिए। तो फिर अब उसी अगर आप ममासलत ले लें तो ये तो उससे भी ज़्यादा बदनुमा ये हरकत हुई है। एक मेन हाईवे के ऊपर दुनिया जहान की जो है सामने जो है, फिर बस वालों में या आम पब्लिक ने अपने कैमरे से, आजकल तो आपको पता है हर एक के पास कैमरा है, तो अपने वो तो लकीली फुटेज जो है वो बन गई, फुटेजेस बनी है, एक नहीं है, मुख्तलिफ लोगों ने बनाई और सभी को सामने आई है। ना वहाँ से किसी ने, उस गाड़ी में से किसी ने ना तो फायर किया है, ना मजामत की है, ना मजामत हुई है, ना वहाँ से कोई जैकेटें किसी ने देखी है कि खुद कुछ बरामद हुई हो, ना वहाँ से हैंड ग्रेनेड बरामद। वो वजीर कानून ने तो कह दिया कि जैकेटें भी मिली हैं और ग्रेनेड्स भी मिले। देखें ना, अब आप अंदाजा कीजिएगा, ये कवर अप स्टोरी देने की ये और भी ज्यादा भोंदी हरकत है और बदनुमा दाग है, ये मैं समझता हूँ। तो जब भी आप इस तरह के सानहे को आप कवर अप करने की कोशिश करते हैं और झूठ पे झूठ बोलते चले जाते हैं, तो ये आप पर बड़ा रास्त जिम्मेवारी आ जाती है। तो ना तो यहाँ वजीर कानून ने इस्तीफा दिया, ना इंटीरियर मिनिस्टर जो प्राइम मिनिस्टर साहब है उन्होंने दिया है। और बहुत ही माशाल्लाह सारे एक उनकी जो वज़रा और मुशीर है, एक उनकी ज़फ़र मौज है, एक उनका सिलसिला है, वो उल्टा जो है बजाय इसके कि
माजरत खाना अंदाज से वो कहेंगे जी ठीक है हम करते हैं, इनको कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे, वो जस्टिफाई करने की कोशिश भी करते हैं और उल्टा फिर आ जाते हैं मॉडल टाउन। भाई मॉडल टाउन कौन कहता है कि अच्छा जी सरदार साहब, आइन में कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए मावराए अदालत कत्ल की गुंजाइश मौजूद होती है? जी बिल्कुल नहीं है, उनको बिल्कुल कोई ऐसा हक नहीं है, किसी कानून में नहीं है, दुनिया के किसी कानून में। और अगर मावराए अदालत कत्ल साबित हो जाता है तो जिम्मेदारों को क्या सजा हो सकती है? सजाए मौत होती है, चाहे वो स्टेट की किसी भी एजेंसी से ताल्लुक रखते हो। बिल्कुल वो कत्ल है, कत्ल अमद है, और कत्ल अमद की सजा जो है 302 में सजाए मौत। तो फिर ऐनी शाहिदीन, जिस तरह आपने फुटेज का जिक्र किया, ऐनी शाहिदीन भी मौजूद हैं, वो मीडिया पे भी आ चुके हैं, फुटेज भी मौजूद है, मुख्तलिफ लोगों के पास मौजूद है, किसी भी एंगल से कोई चीज ढकी छुपी नहीं है, तो फिर JIT की जरूरत थी इसके ऊपर? देखिए JIT तो इन्होंने एक कानूनी तकाजा जो है किया, लेकिन JIT ने भी मुर्द इल्जाम, उन्होंने कहा खलील का खानवादा, खलील फैमिली जिसमें खलील, उसकी बीवी, उसके बच्चे, ये बिल्कुल मासूम थे, मासूम उद्दम थे, ये बिल्कुल बेगुनाह इन्हें मारा गया है। तो उन्होंने भी तो उनको कहा है कि ये कत्ल अमद है, तो उसकी बुनियाद पर जो 5 आदमी गिरफ्तार किए हैं या उनको शाहाना अंदाज से बिठाया हुआ है मुझे नहीं पता है, लेकिन लामहला अगर उन्हीं की सिफारिशात पर भी जाएँ JIT के, तो भी क्यों कर ये चालान पेश नहीं किया जा रहा, और क्यों कर जो है दहशतगर्दी अदालत में उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? रोज़ाना बुनियाद पर इसका जो है कितने दिन लगेंगे इसमें, डे टू डे बेसिस पे इस केस को चलाएं। नाजरीन, सानिया साहिवाल तब्दीली सरकार के लिए एक टेस्ट केस है। सानिया साहिवाल अपने पीछे बहुत सारे सवालात छोड़ के गया है जिनके जवाबात बिल आखिर JIT को तलाश करना है, लेकिन एक बात तय है कि अगर मुल्जमान का तयन करके करार वाकई सजा न दी गई और इदारों को बेहतर बनाने की बजाय अफराद को बचाने की कोशिश की गई, तो तबाही और बर्बादी से इस माशरे को बचाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा। हामिद बहलोल और बरमला की टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।